बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, उम्मीद आप सारे खैरियत से होंगे। बेटा हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि चैप्टर नंबर 4 है और इसका नाम है टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ द फोर्स। बेटा चैप्टर नंबर 3 तक आपने जो पढ़ा था फोर्स से रिलेटेड चीज़ें, तो फोर्स में सारे जो इफ़ेक्ट्स थे उसके वो बेटा लीनियर मोशन में थे, यानी जब भी आप फोर्स लगाते थे वो स्ट्रेट लाइन मोशन होता था और क्या कहते हैं वो मूव करवाता था हॉरिजॉन्टली। अब इस चैप्टर के अंदर हमने देखना है कि जो फोर्स जब लगे और बॉडी टर्न करे, यानी टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स, उसको हमने इसमें जिक्र करना है। तो इसका जो नाम है टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स, बेटा वो इसका एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है जिसको कहते हैं टॉर्क। ये इंशाल्लाह डिटेल के अंदर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे भी। और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को कहते हैं टॉर्क, और टॉर्क का दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स। इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो ये एक तो आपने याद रखनी है पहली चीज़। सेकंड थिंग जो हमने आज टॉपिक शुरू करना है उसमें हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है पैरेलल फोर्सेस। अब पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं बेटा? पैरेलल का मतलब वो होता है ऐसी दो चीज़ें, ऐसी दो मूवमेंट, ऐसी दो फोर्सेस, ऐसी दो लाइंस जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करती हैं, जो आपस में मीट कभी नहीं करती हैं। तो बेटा पैरेलल फोर्सेस भी ऐसी फोर्सेस हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, दे नेवर क्रॉस ईच अदर, ये आपस में एक दूसरे को कट नहीं करती, इनकी डायरेक्शन ऐसी होती है कि वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलती रहती हैं। तो पैरेलल फोर्सेस में हम क्या लिखेंगे? फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर, फोर्सेस that are parallel to each other। अब देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, स्फीयर है, मैं इस पे फोर्सेस लगा रहा हूं। ये F1 है, F2 है, F3 है। अब आप देखें एक ही स्फीयर है, सबका पॉइंट ऑफ एक्शन डिफरेंट है। इन सब का जो पॉइंट ऑफ एक्शन है यानी डिफरेंट पॉइंट ऑफ एक्शन, लेकिन गौर करें कि ये सब का टारगेट ये स्फीयर ही है। इसका मतलब है सबकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है बेटा? सेम है, लाइन ऑफ एक्शन सेम। ये मैं कॉन्सेप्ट के लिए आपको समझा रहा हूं। अब पैरेलल फोर्सेस में पॉइंट ऑफ एक्शन तो डिफरेंट हो सकता है लेकिन लाइन ऑफ एक्शन बेटा सेम होता है। अब आप देखें F1 और F2 वो दोनों आपके ऐड कर रहे हैं पॉइंट 1 पर, पॉइंट 2 पर, और ये तीसरा ये पॉइंट 3 पर ऐड कर रहा है। तो आप देखें लेकिन सब एक ही स्फीयर के ऊपर हिट कर रहे हैं। इसी तरह जिस तरह आप अक्सर देखते हैं सीसॉ, अगर देखें, अब सीसॉ के अंदर जो है, सीसॉ के अंदर जो है वो क्या होता है कि आपके पास जो है वो दो पर्सन्स और डिफरेंट जगहों पर बैठते हैं। अब इसका वेट ये अगर W1 है, ये W2 है। अब आप देखें इसकी फोर्स इधर को लग रही है, इसकी फोर्स भी इधर को लग रही है, और अगर ये जो फोर्स है ये अपवर्ड इसको लग रहा है, यानी कि फलक्रम पर जो फोर्स है रिएक्शन फोर्स वो अपवर्ड है। तो आप देखें सारे एक ही बॉडी पर लग रहे हैं लेकिन दो ऐसी हैं जो डाउनवर्ड हैं, एक जो है वो अपवर्ड है। इसी तरह टेंशन इन अ स्ट्रिंग, अगर आप एक एप्पल जो है उसको हैंग कर लेते हो विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग, तो अब देखें वेट ऑफ एप्पल डाउनवर्ड है, टेंशन ऑफ स्ट्रिंग अपवर्ड है। अब हैं एक ही बॉडी पर लेकिन इन सबका इनके लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम है लेकिन पॉइंट ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट है। तो ऐसी फोर्सेस जिनका जो आपस में पैरेलल हों और उनका डिफरेंट पॉइंट ऑफ एक्शन हो, लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, उनको कहते हैं हम पैरेलल फोर्सेस। इसकी एग्जांपल्स दो हैं बेटा, टाइप्स हैं दो। एक है लाइक पैरेलल फोर्सेस और एक हमारे पास बेटा है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब आपको थोड़ा सा अंदाजा भी हो गया होगा जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं। आप देखें ये सारी फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल तो हैं, इसमें F1, F2, F3 ये पैरेलल हैं, W1, W2 और रिएक्शन ये सारी पैरेलल हैं, टेंशन और वेट ये पैरेलल हैं। लेकिन आप गौर करें कि अगर इस केस में देखें F1 और F2 ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं और पैरेलल भी हैं, तो ऐसी फोर्सेस जो पैरेलल भी हों और उनकी डायरेक्शन सेम हो, एक ये टाइप। एक ये F1 और F3 को कंसिडर करें तो ये दोनों पैरेलल तो हैं लेकिन ये दोनों की डायरेक्शन आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट है।
तो इसका मतलब है कि अगर तो दो फोर्सेस पैरेलल भी हों और डायरेक्शन सेम हो तब क्या होगा, तो जब सेम से याद रखिएगा लाइक सेम के लिए यूज होता है, तो हम इसमें कहेंगे कि फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव सेम डायरेक्शन, और साथ उनकी क्या हो, डायरेक्शन सेम हो जाए। इसी तरह अनलाइक है, यानी कि डायरेक्शन सेम ना होना, तो हम इसमें लिखेंगे फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल हों बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन उनकी क्या हो, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। आप इनमें से भी कोई एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अगर कोई और एग्जाम्पल देनी है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। सपोज वी हैव अ बैग ऑफ एप्पल्स, इसके अंदर हमारे पास बॉल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्पल्स की बजाय हम बॉल्स कर लेते हैं। वी हैव सर्टेन नंबर ऑफ बॉल्स इन अ बैग, हमारे पास ये बॉल्स हैं बैग के अंदर। अब आप देखें कि इन तमाम बैग्स के अंदर जो बॉल मौजूद हैं, इन सब के वेट्स जो हैं बेटा वो किधर लग रहे हैं, डाउनवर्ड। ठीक है, तो आप देखें कि वेट ऑफ बॉल्स जो हैं वो सारे किधर हैं बेटा, डाउनवर्ड। अब ये सारे लग रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, लेकिन अगर आपने इसको हैंग किया हुआ है तो ऑब्वियसली जो टेंशन है वो किधर को लग रही है, अपवर्ड। तो टेंशन जो लग रही है वो किधर को लग रही है बेटा, अपवर्ड। अब ये जो सब बॉल्स हैं इन सब के वेट्स आप देखें 1 2 3, मतलब ये सारों की डायरेक्शन जो है वो क्या है, डाउनवर्ड। इसका मतलब है पैरेलल भी हैं और इनकी डायरेक्शन सेम भी है। तो इसका मतलब जो वेट है सारों के वो आपस में एक दूसरे के क्या है, लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। और जो टेंशन अगेंस्ट लग रही है ऊपर को वो क्या होगी, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में इनके अगेंस्ट, तो वो क्या होगी, अनलाइक पैरेलल फोर्स होगी। तो ये लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का डिफरेंस आ गया। अब आपने याद क्या रखना है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को कहते हैं टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स ये इसका नाम है। सेकंड चीज जो आपने याद रखनी है, पैरेलल फोर्सेस, फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर। एग्जांपल्स मैंने 3-4 दे दिए हैं, इनमें ये याद रखिए कॉन्सेप्ट के लिए कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ एक्शन होता है लेकिन लाइन ऑफ एक्शन सेम होता है। फिर लाइक और अनलाइक का डिफरेंस आपने याद रखना है बेटा। इसके आगे है एडिशन ऑफ द फोर्सेस। देखें हमने जब पहले लास्ट चैप्टर स्केलर और वेक्टर्स पढ़ा था, उसमें एक क्वेश्चन पढ़ा था कि स्केलर्स और वेक्टर्स एक ही मेथड से ऐड नहीं हो सकते। तो ऑब्वियसली फोर्स क्यों जो स्केलर्स की तरह है वो ऐड नहीं हो सकती है, उसकी वजह यह है कि फोर्स में डायरेक्शन है, और फोर्स में डायरेक्शन होने की वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटीज को आप सिंपली अरिथमेटिक मीन से ऐड और सपरेट नहीं कर सकते हो। आपको कोई और मेथड चाहिए, और हमने तब भी कहा था वी नीड सम ग्राफिकल मेथड। तो हमें वेक्टर एडिशन यानी फोर्स बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, तो जब हम कहेंगे कि एडिशन ऑफ फोर्सेज है हमारे पास, एडिशन ऑफ फोर्सेज, तो बेटा एडिशन ऑफ फोर्सेस, फोर्स चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स चूंकि वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर में हमें पता है क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। अब मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो हम अरिथमेटिक मेथड से उसको ऐड नहीं कर सकते। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक ग्राफिकल मेथड चाहिए इसके लिए। वेक्टर एडिशन के लिए कौन सा मेथड चाहिए, ग्राफिकल मेथड। और ग्राफिकल मेथड का बेटा यहां पर नाम है हेड टू टेल रूल। हमने जो मेथड पढ़ना है वो कौन सा है, हेड टू टेल रूल। इसकी डेफिनेशन और इसकी एक्सप्लेनेशन आपको आनी चाहिए, वो आगा लास्ट हमारा आज का टॉपिक है। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट हमने ग्राफिकली देखा हुआ ऐसे करते हैं, यानी ये लाइन सेगमेंट जो है वो मैग्नीट्यूड है, और ये जो आपके पास एरो है वो आपके पास क्या है, डायरेक्शन। तो आपने क्या करना है कि हेड टू टेल रूल को पहले तो कहेंगे कि हेड टू टेल रूल क्या है, ग्राफिकल मेथड फॉर द वेक्टर एडिशन। फिर इसका रूल क्या है, इसको रूल भी आपने देखना है कि रूल किस तरह से आप इसको फॉलो करते हो। रूल आपको ये कहता है कि सबसे पहला काम आपने करना है कि आपने सूटेबल स्केल ले लेना है। अब स्केल का मतलब क्या है, देखें बोर्ड के ऊपर आप वेक्टर को ड्रॉ नहीं कर सकते हो। आप वेक्टर लेट्स सपोज फोर्स जी, तो बच्चों मैं आपको बता रहा था कि सूटेबल स्केल आप जब लेंगे तो आपने सूटेबल स्केल के लिए क्या करना है कि आप देखें कि फोर्स चूंकि वेक्टर क्वांटिटी या फोर्स 80 न्यूटन है,
अब 80 न्यूटन को आप बोर्ड पे तो नहीं शो कर सकते ना, तो आप क्या करेंगे, उसको कॉरेस्पॉन्डिंग स्केल लेंगे। मैं कल एग्जाम्पल भी आपको कराऊंगा, उसमें हम बताएंगे कि किस तरह से आप न्यूटन को स्केलिंग करते हो, वो आपने लेना है। स्केल करने के बाद आपने क्या करना है, आपने अगर 2-3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं, एक आपको ए वेक्टर दिया हुआ है, आपने ड्रॉ कर दिया उतनी लाइन की, और एक आपको दिया हुआ है बी वेक्टर, ये बी फोर्स दी हुई है, उसकी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन और ये मेंशन होता है, आपने वो ले लिया। अब आपको a प्लस बी निकालना है, वेक्टर एडिशन कर रहे हो तो a प्लस बी। अब a प्लस बी क्या कहता है, रूल ये कहता है कि ज्वाइन द टेल, ये टेल है बेटा और ये हेड होता है, आपने b की टेल को a के हेड के साथ जोड़ना है। ज्वाइन द, पहला स्टेप क्या करना है आपने, ज्वाइन द टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर विद हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, यानी कि ये a ड्रॉ किया, a, इसकी हेड ये है और b को टेल, b को उठा के आपने यहाँ पे ले आए, अब ये b आ गया, यानी आपने a की जो हेड था b को, उसकी b की टेल को उसके साथ जोड़ दिया। अब ये दोनों आ गए, अब आपको रिजल्टेंट चाहिए, यानी इन दोनों का रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट के लिए आपने क्या करना है, ज्वाइन द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, यानी आपने रिजल्टेंट के लिए क्या करना है, ज्वाइन द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, उसके साथ आप जोड़ देंगे, ये ऐसा किया। अब ये आ गया a प्लस बी। अब रिजल्टेंट वेक्टर के अंदर देखिए आप, a का भी फैक्टर है और b का भी आपके, तो रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन आपके इसमें लिखी हुई है कि इट इज अ सिंगल फोर्स या सिंगल वेक्टर दैट हैज अ कंबाइन इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस या ऑल द वेक्टर्स टू बी एडेड, यानी जितने वेक्टर्स इन्वॉल्व हैं उन सब का इफेक्ट इसमें रिजल्टेंट में शामिल होगा, इसको कहते हैं रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट की डेफिनेशन इसमें अहम आ गई, द रिजल्टेंट इज अ सिंगल फोर्स दैट हैज द सेम इफेक्ट एज अ कंबाइन इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस टू बी एडेड। फोर्सेस का वेक्टर लगाओ तो वेक्टर हो जाएगा, और अगर फोर्सेस होगा रिजल्टेंट फोर्स तो आप फोर्सेस का वर्ड यूज करोगे। तो बेटा आज के टॉपिक में आपने तो ये याद रखना है, मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क कहते हैं इसको, पैरेलल फोर्सेस जो है वो आपके पास, उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स आपने ज़हन में रखनी है, लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की जो डिफरेंस है वो याद करेंगे। उसके बाद आपने ग्राफिकल मेथड में हमारे पास वेक्टर होने के नाते ये ग्राफिकल मेथड हेड टू टेल रूल है, और उसका मेथड मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है, ये आपने इसको रीड कर लेना है, कोई भी इशू हो तो आप पूछ लीजिएगा। कल इंशाल्लाह इसकी एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे कि किस तरह से इसको स्केलिंग करके ड्रॉ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।